हाँ जी, हेलो गाइस। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी सबसे पहले 1826 में जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे T.H. वॉन थ्यूनन। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया था, पर आगे 19th सेंचुरी में आके J.B. क्लार्क, हिग्स एंड वॉलरस, रॉबिन्सन, इन सब में इसमें कुछ डेवलपमेंट्स किया और इसमें उन्होंने अपना जो है इसको और ज़्यादा डेवलप करके इस थ्योरी को दिया। सो शुरुआत जो थी वो T.H. वॉन थ्यूनन के द्वारा की गई थी 1826 में, और 19th सेंचुरी में आगे डेवलपमेंट दिया गया। फोरा क्लार्क भी कह सकते हो, वॉलरस, रॉबिन्सन, हिग्स, विक्सेल्ट, सो इन लोगों ने दिया। उनका कहना था इट एक्सप्लेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटरमिन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो हमारे कंट्री की पूरी टोटल नेशनल इनकम जो हो रही है, किसकी वजह से हो रहा है वो नेशनल इनकम मीन्स टोटल प्रोडक्शन। नेशनल इनकम क्या है? टोटल प्रोडक्शन को जब हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे देश की नेशनल इनकम आ जाती है। तो वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए गए हैं, उन फैक्टर्स को उसके बदले में क्या मिलना चाहिए? रिवॉर्ड या प्राइस। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से किया जाए, ये थ्योरी हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज देती है। जैसे लैंड को क्या मिलता है? रेंट, ठीक है ना। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, इसी तरह जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट। सो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके अलग अलग रिवॉर्ड्स हैं। उस सब का कलेक्शन करके जो हमारी नेशनल इनकम आती है उसमें से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये थ्योरी हम बताती है कि किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, उनको उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल जो है रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। सो इट स्टेट्स दैट द रिवॉर्ड विच इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट टेंड्स टू बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जो उनकी फैक्टर प्राइस है, मीन्स फैक्टर को दी जाने वाली प्राइस जो है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होनी चाहिए। चाहे वो वेजेस है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के इक्वल होनी चाहिए। अगर आप ले रहे हो कैपिटल का इंटरेस्ट ले रहे हो या रेंट ले रहे हो, तो अगर इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगा, मीन्स उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल उसे फैक्टर प्राइस जो है वो मिलना चाहिए। So according to this theory, the reward or a price of factor depend upon its productivity of a factor. So the reward is determined by equal to the marginal productivity to a particular factor. So इसके कुछ assumptions मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ जो इस थ्योरी में इन लोगों ने लिए। तो वो पहला assumption लिया गया कि perfect competition होगा। perfect competition उसका कहना है कि लेबर मार्केट और एक आपकी है प्रोडक्ट मार्केट। एक है फैक्टर मार्केट, फैक्टर में आपका कोई लेबर मार्केट हो सकता है या जैसे कैपिटल का मार्केट है, इसी तरीके से हमारे मार्केट्स हैं अलग अलग फैक्टर्स की। तो उस मार्केट में और गुड्स की मार्केट में दोनों में क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या फैक्टर्स जानते हो? सारे फैक्टर्स आपके होमोजीनियस होंगे, हर परफेक्ट मोबिलिटी होगी उनमें, और देन इस तरीके से होमोजीनियस यूनिट्स होंगे, उनकी प्राइस भी जो है इक्वल होगी। एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू जो है या मार्जिनल वेजेस हैं वो इक्वल होंगी, एवरेज वेजेस एंड मार्जिनल वेजेस फैक्टर्स के। सो गुड्स मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। सेकेंड है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। ये परफेक्ट कंपटीशन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको दूसरी जगह पे मोबिल कर सकते हैं। थर्ड इज़ अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट लिया गया, शॉर्ट रन को इसने नहीं लिया, क्योंकि शॉर्ट रन में कभी भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी फैक्टर प्राइस के इक्वल जो है वो नहीं हो सकती है, बट हम लॉन्ग रन में उसे फैक्टर प्राइस जो है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल दे सकते हैं। सो फोर्थ इज़ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चौथा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे मेन मकसद क्या है? लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा करना। वो तभी होगा जब हम फैक्टर्स को उनके किए गए काम के बदले में जितना वो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं उतनी ही उनको उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो जब वो इनकरेज होगा, उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ मीन्स उसको उसकी रिवॉर्ड जो है उसकी मेहनत के बराबर मिल रहा है, तो वो अच्छे से काम करने में भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा नेक्स्ट टाइम में। तो इस तरीके से जो है वो क्या होगा?
प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स बढ़ेगा। और लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में तो पॉसिबल है कि फैक्टर्स जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे अगर उनको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और वो रिवॉर्ड उसकी प्रोडक्टिविटी के इक्वल भी होते हैं। तो ये भी चीज़ मान के चल रहा है। फिफ्थ है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकॉनमी के अंदर हर जो फैक्टर है वो काम पर लगा होगा, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होगी। सिक्स इज़ टेक्नोलॉजी इसमें कांस्टेंट मानी गई है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज कर देते हैं तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, उसमें चेंजेस आएंगे। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में चेंजेस ना करके करने के लिए इसने अजम्पशन लिया कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। सेवंथ है होमोजीनियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिविजिबल फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, एक तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस होता है दिखने में एक जैसा, होमोजीनियस होता है जिसमें उसमें बिल्कुल चेंज ना आए, एवरी टाइम वो उतने ही यूनिट्स पैदा करेगा। और दूसरा है डिविजिबल भी है, उनको बांट सकते हैं हम अपनी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। एट्थ है नो चेंज इन पॉपुलेशन एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल। पॉपुलेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पॉपुलेशन आपका चेंज होता है, बढ़ता है या कम होता है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। और इसी तरह कैपिटल की स्टॉक में भी चेंज आने पर क्या होगा, जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, आपकी नेशनल इनकम पे इफेक्ट दिखेगा। नेशनल इनकम का इफेक्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी और फैक्टर प्राइस के ऊपर दिखाया जाए। सो ये सारी एजम्पशंस जो है इन लोगों ने जेबी क्लॉक या हिक्स या वॉलरस से जो है उन लोगों ने लेके इस थ्योरी को डेवलप किया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ग्राफ्स के बारे में नॉलेज दूंगी और फिर शॉर्ट रन में क्या हमें अचीव होता है और लॉन्ग रन में इस थ्योरी के अंदर क्या अचीव होता है, इन लोगों ने क्या बताया है उसके बारे में मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगी। सो गुड बाय, टेक केयर।